हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक जो हमारी स्पेशल सीरीज है उसका एक स्पेशल सेशन लेंगे। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसके अंदर में हमने जितने भी अब तक क्वेश्चंस किए उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको हम लोग एक टेस्ट के फॉर्मेट में करेंगे। 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपने मुझे अपना स्कोर बताना है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप लोग जो है इस पूरी टेस्ट को दीजिए यहाँ पर मैं वीडियो टेस्ट को, और कमेंट के अंदर में मुझे फिर अपना स्कोर बताइएगा। फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर हो सकता है। इसी के साथ में फ्रेंड्स मेरे पास में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, ठीक है। बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट, तो प्लीज उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन को। और जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी लाइक कर दिया प्लीज हाथ ऊपर करके भी बता देंगे, क्योंकि ये आप लोगों की जो आप लोगों का जो ये अ, प्यार है और आप लोगों का जो यहाँ पर में ये एक डेडिकेशन है फ्रेंड्स, यही हम लोगों को मोटिवेट करता है और ज्यादा एफर्ट्स लेने के लिए आप लोगों के लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप सभी लोगों को, कि बीपीएससी के इतिहास में, ठीक है, बीपीएससी तैयारी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव, ठीक है, आज रात 7 बजे मैं आप लोगों के सामने इसका खुलासा करने वाला हूँ। आज रात 7 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे, उसके बाद क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा जो है प्रशासनिक निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 7 बजे सभी लोग तैयार रहना है, सभी लोगों ने, ठीक है। 7 बजे आप लोगों को इसका मैं पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा स्टेटिस्टिक्स और पूरे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट 7 बजे आज। चलिए, तो हम लोग आज के हमारे सेशन के अंदर में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए किसको सम्मानित किया गया है? 7 बजे आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोगों ने दबा देना है, ताकि आप सभी लोगों तक वो न्यूज़ पहुँच जाए, और 7 बजे का अलार्म भी लगा लीजिए। देखिए, 2022 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है फ्रेंड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, वो किसको मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ये याद रखना है आप लोगों ने। जल्दी-जल्दी से हम लोग जाएँगे एकदम स्पीड के अंदर में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का दिया नहीं है आंसर में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती जो है फ्रेंड्स, इनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2022 का। अब देखिए, 2022 का अवार्ड की घोषणा 2024 में जाकर की गई है, तो 2 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो ई इसका आंसर होगा। जितने भी लोगों ने सही आंसर लगाया वो अपना 1 नंबर जोड़ लेंगे, और जिनका गलत भी हुआ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर में आपने सीखने वाली बात है। कितने लोग हैं जो लोग यहाँ पर में हार कर भी जीतने की हिम्मत रखते हैं? किसका किसका गलत हुआ है लेकिन हार कर जीतने की हिम्मत रखते हैं, और वो लोग सीखने की हिम्मत रखते हैं यहाँ पर में। तो जल्दी से बता दीजिएगा हाथ ऊपर करके कि सर, आज अभी गलत हुए लेकिन अगले बार से सही होगा। तो 2022 में, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ई इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद करवाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो क्या ये विवेकाधीन है? विवेकाधीन का मतलब कि क्या राज्यपाल अपने मन मर्जी से अध्यादेश जारी कर सकता है? अभी बैठा था सोचते हुए और उसने अपने अपने विवेक पर, अपने डिस्क्रिशनरी, अपने मन मर्जी से जारी कर दिया, या फिर कार्यकारी अधिकार है ये, ठीक है। दिस पावर इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। जब तक कि सरकार या जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, एडवाइस ना दे तब तक, या सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक एडवाइस ना दे तब तक। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए, आप लोगों के 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, एक टेम्पररी कानून। जब तक कि नया कानून बन नहीं जाता तब तक के लिए ये कानून आप लोगों का लागू रहेगा। बिल्कुल ये ओरिजिनल कानून की तरह ही होता है, लेकिन एक समय सीमा के लिए। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 213 के तहत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 123 के तहत किसको अधिकार है ऑर्डिनेंस जारी करने का? राष्ट्रपति को, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जारी करता है, बिल्कुल वैसे ही 213 के तहत राज्यपाल भी जारी करता है। राष्ट्रपति को जारी करना है तो ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ राज्यपाल वांट्स टू एक्सरसाइज हिज पावर, ठीक है, तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ जो स्टेट की जो कैबिनेट है उसके जरिए। ये याद रखना है आपको। एक बार वॉइस का कुछ इशू आ रहा है कि एक बार बता दीजिए प्लीज आप सभी लोग।
सभी लोग बता देंगे, क्या वॉइस का कोई इश्यू आ रहा है आप लोगों को? एक बार देख लीजिएगा मैंने और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा वॉइस को बढ़ा दिया है, एक बार बता दीजिएगा आप सभी लोग। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल, मान लीजिए कि ये राज्यपाल है, ठीक है? ये राज्यपाल है, ठीक है? और ये है मंत्रिमंडल। तो अगर राज्यपाल को कोई अध्यादेश जारी करना है, अपने मन-मर्जी से जारी नहीं कर सकता जब तक कि मंत्रिमंडल उसको ना बोले। मतलब राज्यपाल केवल नाम का बॉस है, असली तो कैबिनेट या फिर जो मंत्रिमंडल होता है वही होती है, ठीक है? वॉइस कट रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। एक बार वापस से चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, अभी तो एज़ सच तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है? एक बार बता दीजिएगा प्लीज़, अभी भी आवाज़ आप लोगों को कट रही है? चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन-सा शैक्षणिक संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं किया गया था? नहीं किया गया था बोल रही है, ठीक है? बताइए। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बार जो है ना आप ये वीडियो देखिए, ठीक है? हम लोग इसको जो है वो ठीक कर रहे हैं तब तक वॉइस को, जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर में वॉइस का इश्यू आ रहा है, ठीक है? आप तब तक इस वीडियो को देखिए। जितना भी क्लास में आज देख रहे हैं कल वो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वैसा कुछ हुआ था। तो मेरा बहुत हेल्प हुआ सर आपकी क्लास से। दानिश सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन को ना ऐसा डील करते हैं उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और मैंने जब क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया तो पहला रिएक्शन होता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। उससे जब तक क्वेश्चन नहीं आती है वो हेजिटेशन बनी रहती है। बट जब मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, जब मैं ये तो पढ़ा है मैंने, ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस हर एक क्वेश्चन में एक खासियत थी कि दानिश सर ने हर एक क्वेश्चन को टच कर रखा था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो पेपर एग्जाम देते समय आपको याद करती थी कि सर ये कल पढ़ा रहे थे और आज ये हमारे पेपर में आ गया है। मैं आपकी क्लासेस देखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी और सारी चीजें मैंने पूरी देखी, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आजमाया और एक यकीन जो आप पर बना। तो इंशाल्लाह आप कायम रहेगा सर और आगे भी उम्मीद करेंगे आप और भी एग्जाम्स के लिए लाइए। बीपीएससी 17 बीपीएससी आया है तो बच्चे को आप इंस्पायर करते हैं, आप एक मशाल बन करके आए हैं हमारी जिंदगी में सर। ओके अब एक बार चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर मैं जो है इसको बंद करके स्टार्ट किया है। एक बार आप लोग प्लीज एक बार बता दीजिएगा कि क्या अब आप लोगों को आवाज जो है वो प्रॉपरली आ रही है, ठीक है? तो देखिए, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी स्थापना नहीं की गई थी ये बोला जा रहा है। चलिए अभी यहाँ पर मैं मुझे बताया जा रहा है कि अब प्रॉपर आ रही है आवाज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करूं, बिहार विद्यापीठ की स्थापना आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ठीक है? का जो है आप लोगों का बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन जो था, ठीक है, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके दौरान ही की गई थी। यहां पर मैं आप लोगों की इसकी स्थापना की गई थी आप लोगों की 1921 के अंदर में, ठीक है? बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है? तो यहां पर मैं ये आप लोगों का हो गया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, बाकी के जो ऑप्शंस आप लोगों के दिए गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते थे। काशी विद्यापीठ हो जाए आप लोगों का, जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाए आप लोगों का, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी हो जाए आप लोगों की, ठीक है? ये सारे के सारे जो आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस है, ये आप लोगों के अलग-अलग समय के अंदर में हुए थे। काशी विद्यापीठ अगर या बात करूँ मैं, या काशी यूनिवर्सिटी, या काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, या जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है? ये आप लोगों के जो है ना, आप लोगों को याद रखना है, ये भी काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी आप लोगों का नॉन कॉपरेशन के समय में हुआ था। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्थापना है आप लोगों की, ये हुई थी, ठीक है? ये कब हुई थी? 18 ठीक है 75 के अंदर में, 1875 के अंदर में इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स एंग्लो जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी, ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने की थी इसकी स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का, ठीक है? तो ये 3 ऐसे संस्थान थे जो आप लोगों के असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए थे, ठीक है? लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी इसके दौरान स्थापित नहीं हुई थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4th नंबर का, कि नवजीवन, मराठा, बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी कौन सा वाला जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग।
नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। नवजीवन महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, सही बात है। मराठा, ठीक है, जो है बाल गंगाधर तिलक। वॉइस ऑफ इंडिया क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी का अखबार है, दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो वॉइस ऑफ इंडिया नाम का अखबार किसने निकाला था? कमेंट के अंदर में लिखो, सभी के सभी लोग लिखो। बंगाली नाम का अखबार जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने निकाला था, ये भी बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, हर कोई बच्चा लिख देगा, जल्दी से ये कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आने वाला है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए हर कोई, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, डी इज द जो है, मतलब यहाँ पर मैं आंसर होगा, क्योंकि ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, शेयर भी करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए सभी, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने रास्त गोफ्तार नाम से भी एक पत्रिका निकाली थी, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, इन्होंने एक और अखबार निकाला था जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया नाम का अखबार, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अभी थोड़े दिन पहले ना एक वेब सीरीज आई थी महाराजा नाम से, महाराजा या महाराज थी, नेटफ्लिक्स के ऊपर में आई थी, वेब सीरीज थी। उसके अंदर में ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उस समय का दिखाया गया है, ठीक है। तो उसमें भी एक जगह पे दादा भाई नौरोजी को दिखाया है, तो उसमें भी द वॉइस ऑफ इंडिया जो अखबार था उसका उल्लेख आया है, उसके बारे में बात की गई है एक बार, कि भाई वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर में ये छपेगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को कई बार जो है ना, अलग अलग जहां से भी कुछ भी, अगर इधर उधर भी ध्यान है, कुछ भी है, तो उधर से भी लिंक जोड़ लेना पड़ता है। चलिए, तो द वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने नवजीवन अखबार की स्थापना की थी फ्रेंड्स, और केसरी और मराठा जो है आप लोगों को याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का पूछूं मैं, उससे पहले आपको बता दूं, ये बंगाली नाम का जो अखबार है किसने स्थापित किया था? 1862 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक कौन थे? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताइए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से, एकदम स्पीड में। अभी देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं कमेंट के अंदर में। कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने। 1500 प्लस लाइक, 1500 प्लस लाइक का टारगेट है हमारा, ठीक है। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा, और एक बार हाथ ऊपर करके बता भी दीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है सेशन को लाइक करके या शेयर करके, सब्सक्राइब करके, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। देखिए, तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए, 84% लोगों ने आंसर दिया अभी भी। विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था? अब ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड जो कम जो है लोगों को पता होते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से अखबार किसने निकाला था? मैं आप लोगों को एक हिंट दूं, ये वही व्यक्ति है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। चलो, हिंट दे दिया मैंने आपको, इंडिया हाउस। और एक क्वेश्चन भी क्रिएट हो गया हमारा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? उन्होंने ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से अखबार भी निकाला था, ठीक है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम के अखबार निकाला था इन्होंने। और इसी तरीके से आप लोगों को रिवाइज करवा करवा के, रिवीजन करवा करवा के सारे पॉइंट्स याद करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, एक बार डायरेक्टली आप लोगों को वो स्लाइड दिखाता हूं जिससे मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ठीक है, जिस स्लाइड से पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये स्लाइड आप लोग देख सकते हो। ये देखिए आप लोग, ये आपको पढ़ाया था मैंने, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादन भी किया था, आप देख सकते हो, अभी भी अंडरलाइन है इसके नीचे में, आपको बोला था ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो उस समय में पूरा ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो लेकर आता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये काम की चीज है आपके लिए। मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ये मैं लेकर ना आऊं और मैं बस लिख दूं आप लोगों के लिए, बहुत आसान हो जाएगा, कलर भी नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी टीम को भी नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल। बट आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ये सारी की सारी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका प्रतिसाद देना है, आप लोगों ने इसका जो है फ्रेंड्स जो है इसको रेसिप्रोकेट करना है अपने आंसर्स के थ्रू भी, ठीक है। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने ही इंडिया हाउस संगठन की स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, लंदन के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट वाला।
ठीक है, ये बताइए आप लोग कि जो प्रथम दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है, किसके समय में आयोजित हुआ था? ठीक है, किस किस के समय में कौन कौन सा आयोजित हुआ था, ये पूछा जा रहा है और ये आपको पढ़ाया है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए पहला दिल्ली दरबार की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये आपका आयोजित हुआ था, ठीक है, 1877 में, 1877 के अंदर में, 1877 के अंदर में, ठीक है। और ये आयोजित हुआ था किसके समय में? ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में। तो आपकी एक ही जोड़ी जो है वो बी के साथ लगेंगी, ठीक है। दूसरा वाला अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि दूसरा दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स ये कब लगा था, तो ये लगा था 1903 के अंदर में, ठीक है, ये लगा था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी या ए के साथ लगेंगी? बी की जोड़ी ए के साथ या 2 की जोड़ी ए के साथ। तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है, तीसरा थर्ड दिल्ली दरबार किसके समय में बना था? तो लॉर्ड हर्डिंग हर्डिंग द सेकंड। हर्डिंग द सेकंड क्यों? ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया मैंने कि हर्डिंग हर्डिंग द सेकंड ये क्या चीज होती है। कितने लोग हैं जिन्होंने वायसराय और गवर्नर जनरल वाला लेक्चर पूरा देखा है? और मैं आपको बता दूं, मैं उसके ऊपर में टेस्ट भी लेने वाला हूँ पेड क्लास के अंदर में। और आज आप लोगों की एक नॉलेज कैप्सूल की भी टेस्ट है। आपको पता है कामागाटा मारो इंसिडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। शोर कमेटी कौन मेंबर्स थे, कहा गया था, कितने पैसेंजर थे, सब कुछ। तो ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं बार बार। तो कामागाटा मारू इंसिडेंट जो है, जिसके ऊपर में बहुत सारे बीपीएससी तैयारी में क्वेश्चन आए हुए हैं, आज उसकी आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 9:30 बजे आज आप लोगों का उसका नॉलेज कैप्सूल वाला क्लास भी है। तो कितने बच्चे एक्साइटेड है? पेड वाले बच्चे बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? अच्छा, तीसरा दिल्ली दरबार कब भराया गया था? 1911 के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अब एक एक पहला दूसरा तीसरा कब कब कहाँ भराया गया दिल्ली दरबार, ये आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से, मुझे बता दीजिए, ठीक है। आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तारीख ईयर लिखते जाइए 1 2 3 का। 1458 जो है यहाँ पर में बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। 1500 का टारगेट है। एक साथ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 के अंदर में क्वीन विक्टोरिया जो थी उसको जो है भारत की जो साम्राज्य की भारत की रानी घोषित किया गया, कैसरे हिंद की उसको उपाधि दी गई। दूसरा जो है फ्रेंड्स कर्जन के समय में हुआ था। तीसरा जो है वो लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। यही वाला था तीसरा वाला जो दिल्ली दरबार था, इसी के अंदर में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? चलिए देखिए, टीम ने एकदम स्पीड में आप लोगों के लिए आंसर यहां पर मैं लगा दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन मुबशिरा, ठीक है। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो 65वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो 65 बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आप लोग बता दीजिए। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अब आंसर, ये आंसर आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों की तरफ से। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। आगरा के सिकंदरा में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? ये भी बता देंगे जल्दी से सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आगरा के पास में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा। अब यहाँ पर में आ जाता है कि मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर में है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है, ये क्वेश्चन अपने आप में आ गया। तो सिकंदरा में है। ये 1 नंबर आप लोगों को मिल गया यहाँ पर में, ठीक है, 1 नंबर मिल गया आपको यहाँ। इसके बाद में, ठीक है, किसने बनवाया था? तो उसके बेटे ने बनवाया था। तो अकबर का बेटा जो था वो कौन था? जहांगीर। ये याद रखना है आप लोगों ने। सलीम या शेखू बाबा भी इसको बोलते थे। वो सलीम, उसका नाम, सलीम नाम था उसका। शेखू बाबा, प्यार से अकबर उसको शेखू बाबा बुलाता थे, शेखू बाबा, ठीक है। तो जहांगीर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसने बनवाया था। ओके, तो अकबर जो है उसका मकबरा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, सिकंदरा में। जहांगीर के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, ये आपका, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि सिकंदरा नाम की जो जगह है वो किसके नाम पर पड़ी है? सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ी है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने ही की थी। आगरा की स्थापना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने करवाया हुआ है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है।
नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, बीपीएससी टीआरई के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। जो प्रशासनिक तौर पर इसका निर्णय ले लिया गया है, टीचिंग परीक्षा के पास में इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ में, रिजल्ट के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होने वाला है, ये पूरी की पूरी जानकारी आज 7 बजे मैं इसका खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है, क्यों लिया गया निर्णय, इसका डेटा क्या है, क्या चर्चा हुई, सारी की सारी चीजें। तो आज 7 बजे हर कोई अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रख लो, 7 बजे डॉट 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, ये पूरा का पूरी चीज आपको बताऊंगा, मैं पूरे डिटेल में आपके साथ में चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जिंदगी इस चीज से जुड़ी हुई है। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, आपकी खुशियां इस चेंज से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था, तब गोलकुंडा का शासक कौन था? 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था, तब गोलकुंडा का शासक कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर में अगर हम लोग भारत को इस तरीके से देखें तो ये हैदराबाद का जो इलाका है ना, यहाँ पर में गोलकुंडा की रियासत थी, गोलकुंडा रियासत। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा कब किया था। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। तो 1687 में किया था। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि उस समय में वहां का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह जो है, ये उस समय वहां का शासक था। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो अबुल हसन कुतुब शाह, इसका जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, उस समय का शासक था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो औरंगजेब ने गोलकुंडा पे कब्जा कब किया था? 1687 के अंदर में। गोलकुंडा रियासत आज कहां पड़ती है? आज का हैदराबाद और तेलंगाना जो वाला इलाका है ना, वहां पर में पड़ती है गोलकुंडा की रियासत। ठीक है, औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था वहां पर में। कुतुब शाही सल्तनत का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है ना फ्रेंड, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किस वर्ष किया था? ये भी बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ पता है ना, आपने पद्मावत मूवी देखी होंगी, तो चित्तौड़गढ़ के ऊपर में कब्जा कब कर लिया था? तो 1303 के अंदर में किया था। 10 क्वेश्चन में से कितने लोगों के 10 में से 10 सही हुए? 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 6। और कितने लोगों का ये मानना है कि सर हमने 10 क्वेश्चन आज सीखे और ये क्वेश्चन जो है अब हम लोग गलत नहीं करेंगे आगे जाकर। ठीक है, हमारा नॉलेज बैंक बड़ा है, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई है, एक बार और देखने मिल गया। कितने लोगों का ये मानना है वो भी बता दीजिएगा। तो 1303 के अंदर में चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया था? चित्तौड़गढ़ के ऊपर में जब उसने कब्जा किया, ठीक है, 1303 के अंदर में राजपूताना पर हमला करके चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था उसने? यहां पर में से देखो और आंसर बताओ आप लोग। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा आपका। और एक बार यार जितने लोग देख रहे हैं ना, एक बार शेयर जरूर कर दो। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाई जा रही है चीज। अगर आपको लग रहा है कि यार आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि सम्मान भी करते हो चीजों का जो आपको मिल रही है, एक बार शेयर मार दो हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो टेलीग्राम के ग्रुप है हर जगह पे, जो आपके पास में हर जगह पे मार दो, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हर जगह पे मार दो इस सेशन को, लिंक को शेयर जल्दी से। अपने बेटे का नाम दिया था उसने, बिल्कुल सोनी कुमारी जी, बिल्कुल खिजराबाद उसने नाम रख दिया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, खिजराबाद नाम दे दिया था उसने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार प्रावधान किया गया कि यदि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि अगर एक व्यक्ति है तो वो एक ही राज्य का राज्यपाल रह सकता था, लेकिन अब वो प्रावधान को बदलकर एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने का अधिकार मिल गया। मतलब कि हो सकता है कि राष्ट्रपति मेरे को फोन करे और बोले कि सर इधर भी जो है बिहार के भी राज्यपाल बन जाओ, उत्तर प्रदेश के भी बन जाओ, झारखंड के भी बन जाओ, महाराष्ट्र के भी बन जाओ, मध्य प्रदेश के भी बन जाओ तुम थोड़े समय के लिए। ठीक है, मैं बोलूंगा यार लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाना है मेरे को। कोई बात नहीं सर, गवर्नर रहते हुए पढ़ा लेना, वैसे भी गवर्नर को ऐसा कोई काम थोड़ी रहता है। ठीक है, ज्यादा। तो 7वां जो संविधान संशोधन था इसके जरिए किया गया, ये याद रखना आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले केवल एक व्यक्ति एक बार में एक ही जगह का गवर्नर बन सकता था, लेकिन ठीक है, संविधान का 7वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत यह प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 153 में संशोधन करके कि भाई अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 1956 के अंदर में ये प्रावधान लाया, ये संविधान संशोधन हुआ था। इसी के जरिए राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन भी किया गया था, इसी के जरिए, इसी प्रावधान के जरिए।
ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने याद रखना है 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल नंबर 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है यहाँ पर मैं आप लोगों के राज्यपाल से रिलेटेड, कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग। ठीक है, विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो यहाँ। जल्दी जल्दी से एक बार दबा के शेयर कर देंगे सभी के सभी बच्चे। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कि आप लोगों का 2028 का ओलंपिक्स जो है वो कहां पर में होने वाला है, तो 2024 का हुआ कहां पर? ठीक है, पेरिस के अंदर में। ये होने वाला है आप लोगों का लॉस एंजलिस में, ये याद रखना है आपने। लॉस एंजलिस कहां पर में है, ये कौन से देश में? कमेंट करके जल्दी बताइए। लॉस एंजलिस के अंदर में 2028 का एलए में होने वाला है। ठीक है, ये है यूएसए में, लॉस एंजलिस 2028 का। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये भी आपका, कि भाई 2028 का कब होने वाला है ना फ्रेंड्स। अब देखिए 2015 के कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफिशियल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने लिखा था? तो ये बिस्मिल ने लिखा था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। काफी सारे लोग इसके अंदर में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी। अच्छा, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपके पेड कोर्स में इमेज वाला सेक्शन है, कितने लोगों को पता है इमेज वाला सेक्शन है आप लोगों का? जो इमेज वाला सेक्शन है उसके अंदर में एक इमेज आपको दी गई है, ये वाली इमेज दी गई है, और इस पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपको दिया गया है बिस्मिल अजीमाबादी, और वहां लिखा भी है कि बीपीएससी 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी ने ये लिखा था, बिल्कुल जी, कि काफी सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं जिन्होंने भी पेड क्लास में एनरोल किया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते भी रहिए यहाँ पर में। और दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? आपको पता है फ्रेंड, दांडी मार्च निकला था, तो दांडी मार्च के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? या नमक सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह के बाद में कौन सा शुरू हुआ था? दांडी मार्च आपको पता है फ्रेंड्स 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन उसमें स्टार्ट हुआ? तो उसमें स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब दिखने लगा है किरण पांडे जी, उसमें टेक्निकल इशू आया था, लेकिन वो अब कल रात में हम लोगों ने सॉल्व करवा लिया। कल रात में करीब 2-2:30 बजे के करीब वो इशू सॉल्व हो गया था। ठीक है, अब दिखने लगा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फ्रेंड्स आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था दांडी सत्याग्रह के बाद में। दांडी मार्च की उन्होंने, ठीक है, 241 माइल की पैदल यात्रा करके अपने 78 साथियों के साथ में, ठीक है, दांडी पहुंचे, वहां नमक उठाया। नमक बनाना जो है गैर कानूनी था, तो नमक उठाया मतलब उन्होंने डिसोबीडियंस कर दिया, अवज्ञा कर दी, आदेश नहीं माना, तो सिविल तरीके से प्यार से डिसोबीडियंस कर दिया उन्होंने। ठीक है, प्यार से अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना, सविनय अवज्ञा। जालियनवाला बाग हत्याकांड की किस दिन हुआ था? बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? 1500 लाइक्स का टारगेट है हमारा। ठीक है, 1198 हो चुके हैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जल्दी जल्दी से देते रहे। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो ये जो है फ्रेंड्स उस दिन जो है लोहड़ी थी, होली थी, बैसाखी थी, क्या था? तो बैसाखी का दिन था उस दिन। ठीक है, ये याद रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। 92% लोगों ने आंसर दिया था यहाँ पर मैं। इसका डेट आप लोग बता देंगे मुझे, डेट क्या थी उस दिन की? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ओके, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जो है फ्रेंड्स डेट जल्दी से यहाँ पर में देखिए और जल्दी से बताइए। ठीक है, उस दिन जो है फ्रेंड्स लोहड़ी का त्योहार था, पंजाबी न्यू ईयर भी उसको मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जालियनवाला बाग हत्याकांड उस दिन होने के कारण कई सारे लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी थी उस दिन। ओके, जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का पीसफुल लोगों के ऊपर में। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड टीचर्स डे?
अच्छा, वर्ल्ड टीचर्स डे वैसे होता किस दिन है? वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन होता है? तारीख बताएंगे और उस दिन की थीम भी बता देंगे। जी, तो बहुत बढ़िया, कई सारे लोग आंसर कर रहे हैं। ये होता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। अगर हम लोग जो है नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो वो कब आता है, वो आप बता दीजिएगा। और वर्ल्ड टीचर्स डे मैंने आपको 5 अक्टूबर बता दिया। अपने टीचर्स की वॉइस की वैल्यू करो, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस, ठीक है, अपने टीचर के वॉइस की वैल्यू करो, ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ठीक है, एक नए एजुकेशन जो है ना, एक सोसाइटी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नई सोसाइटी उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अपने टीचर के वॉइस की जो सम्मान करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कई सारे बच्चे अभी भी टीचर्स की वॉइस की सम्मान नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं 1230 लाइक्स हुए हैं, जबकि यहाँ पर 1650 बच्चे देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सभी ने। नाउ, तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल जो है फ्रेंड्स 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, ठीक है, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर, ये इसका थीम था इस बार का। आसाम के किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, बोडो नेपाहम, बोडो खाका, बोडो नारजी, बोडो जो ग्वारन, ठीक है, मेब्रा जो बिडवी, बोडो जी, बोडो जो गिरशी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक साथ जो है वो आसाम के कई सारे जो उत्पाद है, ठीक है, उनको मिला है, ठीक है, उन कई सारे जो उत्पादों को एक साथ मिल गया है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, जीआई टैग। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, बोडो नेफुम, बोडो नारजी, बोडो जो ग्वारन, ठीक है, मेम्ब्रा जो बिडवी, ठीक है, बोडो जो गिरशी, ये सारे के सारे हैं। तो बी और सी जब यहाँ पर में हो गए आप लोगों के, तो आंसर आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक इमेज टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। बोडो ओंडला, बोडो नारजी, बोडो जो गिरशी, बोडो नेपहम, ठीक है, बोडो जो ग्वारन, ठीक है, मेम्ब्रा जो बिडवी, बोडो गुआखा, ठीक है, बोडो ओरोनाई कपड़ा, जो है ये इन सारे लोगों को जीआई टैग मिला है, इतने सारे इसको। तो आप लोगों के लिए जो भी टफ क्वेश्चन बन सकता था वो आज बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। बोडो 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 ज्यादा है इसके अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कोशिश करो, एक दो बार कोशिश करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पढ़िए, जल्दी जल्दी से बताइए, इनमें से बौद्ध परिषदों के बारे में कौन सा वाला सही है? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, आनंद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला जो बौद्ध परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद था क्या? नहीं, आनंद तो कभी अध्यक्ष बना ही नहीं बौद्ध परिषद का, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। क्या था फिर आनंद की जगह पे कौन था, ये आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो पहले जो बौद्ध परिषद थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। कहा हुई थी ये? महाकश्यप, ये हुई थी राजगृह के अंदर में, ठीक है, अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो सारनाथ में हुई थी। सारनाथ में कोई बौद्ध परिषद नहीं हुई भाई, ठीक है। दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो वैशाली में हुई थी। एट द एंड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्र तिस्सा कंपोज्ड अ बुक कॉल्ड, ठीक है, कथावट्टू, ठीक है। तो कथावट्टू जो है वो मोगलीपुत्र तिस्सा ने बनाई थी, ठीक है। ये बोल रहा है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रेन ऑफ अशोका। नहीं, दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो काल अशोका के समय में हुई थी, अशोका के समय में नहीं, काल अशोका के समय में। अशोका और काल अशोका अलग अलग है। इसमें से सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊं कि तीसरी बौद्ध परिषद के बारे में, तो तीसरी जो बौद्ध परिषद है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी आप लोगों की, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, तीसरी वाली। अशोका ने इसको आयोजित करवाया था, अशोका ने, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष
ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो अध्यक्ष याद रखना है आप लोगों ने, वो थे मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। ये आप लोगों का पॉइंट है यहाँ पर में, मोगली पुत्र तिस्सा। अब उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कथावत्तु, ठीक है। तो जो बुक उन्होंने यहाँ पर में कंपाइल की थी इसके बाद में, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्सा ने, उस बुक का नाम था कथावत्तु, कथावत्तु। तो कथावत्तु के लेखक कौन है? अपने आप में अपना एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया 1 नंबर का। कथावत्तु किसने लिखी है? मोगली पुत्र तिस्सा ने। कब लिखी है? तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद में, ठीक है। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एट द एंड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सा थे। तो उन्होंने ही क्या किया, एक बुक लिखी कथावत्तु के नाम से, ठीक है, कथावत्तु के नाम से। ये याद रखना था आप लोगों ने। तो कथावत्तु किसने लिखी? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछ ले कभी कि कथावत्तु के लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर बता दोगे जल्दी से, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स की पहली जो 4 बौद्ध परिषदें हुई है उनके अध्यक्ष कौन थे, कहां पर में हुई और किस किस ने इसको आयोजित करवाया था। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी आयोजित, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और कौन सा राजा था जिसने आयोजित करवाया था, कमेंट में एक बार बता दीजिए मुझे जल्दी से। एक बार देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में, ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, किसने आयोजित करवाया था और अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से यहाँ पर में कमेंट, यहाँ से देखिए और बताइए यहाँ पर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मोगली पुत्र तिस्सा द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, वाह क्या बात है, एग्जाम का क्वेश्चन ही डाल दिया अपन ने यहाँ पर में एकदम। चलिए, तो दिवाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिवाली का उत्सव चल रहा है और आप लोगों के पास में भी मौका है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर, जितने भी बच्चे हैं जो अब तक टीचिंग परीक्षा के साथ में नहीं जुड़े हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर शिक्षक बनने का हजारों स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में। आप लोग भी जुड़ सकते हो, ठीक है। नीचे में लिंक दी गई है, ठीक है, उसके ऊपर में हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स, उसके ऊपर में क्लिक करके आप लोग जा सकते हो, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए, तो कल्पसूत्र जो है फ्रेंड्स ये किसने लिखी थी? कल्पसूत्र ये लिखी थी भद्रबाहु ने, ठीक है, भद्रबाहु, ठीक है। कल्पसूत्र जैन स्क्रिप्चर है कल्पसूत्र, ठीक है। कथावत्तु जो है ये आप बताएंगे, बुद्ध चरिता भी आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कथा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में वत्तु या कथा वस्तु जिसको बोला जाता है, ये पुस्तक मोगली पुत्र तिस्सा ने लिखी थी, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया इसमें, ठीक है। बुद्ध चरिता जो है ये किसने लिखी थी, ये भी बताना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आया था यूपी के सुपर टेट के अंदर में, बीपीएससी के सीडीपीओ के एग्जाम के अंदर में, बुद्ध चरिता वाला, ठीक है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है, ये तो सही है बिल्कुल। बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्वघोष, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। अश्वघोष कनिष्क के समय का था ये, उसने लिखी थी बुद्ध चरिता संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला जो है शासक कौन था, ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। सोने के सिक्के जारी करने वाला, जल्दी जल्दी से फास्ट, और एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ये एक आप लोगों की जो है ना यहाँ पर में प्रतिज्ञा है आप लोगों की, ये अभी आप लोगों का एक यज्ञ चल रहा है, अपने आप को जो है आप समर्पित कर रहे हो अपनी सफलता की ओर, ठीक है। तो वीमा कार्डफिसेस जो है फ्रेंड्स ये एक कुषाण राजा था, वीमा कार्डफिसेस, ठीक है। इसके समय में सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए गए थे, वीमा कार्डफिसेस, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीमा कार्डफिसेस जो है फ्रेंड्स ये कुषाण वंश का राजा था, ठीक है, कुषाण वंश का, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोगों ने, कुषाण वंश का राजा, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में बिहार तक के बाउंड्री तक उसका शासन आ गया था, ठीक है। और उस समय में जो गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, दिनार, ठीक है, दिनार। गोल्ड कॉइन को जो प्राचीन भारत है उस समय में क्या कहा जाता था? दिनार। वो रोमन डेनेरियस जो शब्द है ना, उससे दिनार शब्द बना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? प्रस्तावना याद है आप लोगों को? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रोवाइड करेंगे हम लोग,
ये वाली बात की गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रस्तावना में दिया गया है, तो यही तो क्वेश्चन बोला है हमारे प्रस्तावना में क्या बोला गया है। तो हमारी प्रस्तावना के अंदर में बोला गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ये प्रस्तावना आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हमने उपलब्ध भी करा दी है। ठीक है, अभी पता है मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी मैं कोई ऐसे न्यूज दे रहा होता हूँ या आप लोगों को कोई चीज पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, वो उसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या कुछ करते हैं और ना लोगो वो हार्ड कर देते हैं। मैंने कल एक इमेज देखी कि एक बड़े ग्रुप था, उसमें शेयर हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, ये हाइड कर दिया। तो ये बड़ी गलत बात है, मतलब कि तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है, लेकिन टीचिंग परीक्षा का नाम नहीं दिखा रहे हो, ये गलत बात हो जाती है। तो भाई अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका क्रेडिट भी तो देना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप और मालदीव्स, मिनिकॉय और मालदीव्स, कावरत्ती, मिनिकॉय आइलैंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जल्दी से। 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा? लक्षद्वीप, मालदीव्स, मिनिकॉय आइलैंड, मालदीव्स, कावरत्ती, मिनिकॉय। देखिए 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है ना, 10 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये अंडमान निकोबार जो है, ठीक है, उधर साइड से जो है आप लोगों का रिलेटेड है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान निकोबार से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए यहाँ पर मैं, ओके, अगर आप लोगों से बोला जाए मिनिकॉय और मालदीव्स को, तो ये आप लोगों का 8 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव्स 8 डिग्री चैनल से। तो मिनिकॉय और मालदीव्स यहाँ पर में आंसर होना चाहिए था 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स कावरत्ती और मिनिकॉय, ये पूरा का पूरा है आप लोगों का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी कावरत्ती और मिनिकॉय, ये दोनों किससे डिवाइडेड है? 9 डिग्री चैनल से। ठीक है, तो कावारत्ती और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है, अभी मैंने आपको बताया, और ये इधर में मालदीव है, तो पूरा का पूरा लक्षद्वीप और मालदीव किससे डिवाइडेड है? तो 8 डिग्री चैनल, ये भी 8 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मिनिकॉय भी तो इसी का पार्ट है लक्षद्वीप का। तो पूरा का पूरा लक्षद्वीप और यहाँ पर में मालदीव 8 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है ना? तो ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि 10 डिग्री चैनल से बोला है आप लोगों से, है ना? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार, यहाँ पर में है अंडमान आप लोगों का। ठीक है, ये पूरा अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो उनके बीच में यहाँ से बहता है आप लोगों का 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1467 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है बेहतरीन वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले वो कर सके। द रिंग ऑफ फायर, जल्दी से बताइए सामान्यता कहाँ पर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर, ये देखिए, ये बहुत सारे जो ज्वालामुखी है उनका समूह है, और एक ऐसे आकार में ये पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक रिंग के आकार का दिखता है। तो रिंग ऑफ फायर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर में पाई जाती है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर में बहुत सारे ज्वालामुखी है, और ये जब अगर हम इन ज्वालामुखी को जोड़ते जाए पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये इस तरीके से रिंग का आकार ले लेता है, गोलाकार ले लेता है, इसी वजह से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पूरा रिंग का आकार ले लेता है, रिंग ऑफ फायर इसको इसीलिए कहा जाता है। प्रशांत महासागर में बहुत सारे ज्वालामुखी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक ही जिला ऐसा है जहां पर में इस तरीके की चीजें है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। केवल एक जिला ऐसा है, और ये मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया भी है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एक आपका सही डिसीजन आपकी जो है सफलता सुनिश्चित कर देगा। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? गोपालगंज। तो केवल गोपालगंज ऐसा है जहां पर में हर 1000 लड़कियों के मुकाबले में, ठीक है, 1021 लड़कियां है, केवल एकमात्र जिला। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पर में है? तो गोपालगंज के अंदर में है। सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर में है? तो मुंगेर में है। हर 1000 लड़कियों के मुकाबले में जो है 1000 लड़कियों के मुकाबले में 876 लड़के हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले की जोड़ी आपको याद रखनी है। कमेंट में लिख दीजिए एक बार, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात मतलब जो है 1000 लड़कियों के मुकाबले में कितने लड़के हैं, इसको लिंग अनुपात बोला जाता है। तो 1021। ठीक है,
यहाँ पर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है कि अच्छा यहाँ पर में ये इस तरीके से मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है। हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, कितनी लड़कियां है ये होना चाहिए यहाँ पर में वो, ओके। और यहाँ पर में भी 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, 1021 लड़कियां है, ठीक है, 1021 लड़कियां है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मौसम आर्या जी। तो ये एक याद रख रहे हैं एकमात्र इंपॉर्टेंट कि लड़कियों की संख्या जो है आप लोग देख रहे हो कि गोपालगंज के अंदर में ज्यादा है, 1021 से 1000 लड़कों के मामले में, लेकिन मुंगेर के अंदर में बहुत कम है, ठीक है। तो एकमात्र जहां पर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है तो गोपालगंज एकमात्र जिला, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, आगे में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है आप लोगों की। सर बाकी 21 लड़कियां क्या करेंगी, वो उसका टेंशन मत लो जायरा, तुम टेंशन ये लो कि ये यहाँ पर में इतने लड़के क्या करेंगे, ठीक है। वो लड़कियों का छोड़ दो तुम, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी में। ये देखो कि यहाँ पर में 120 लड़के हैं क्या करेंगे, ये टेंशन लो तुम 100 जो है यहाँ पर में 14 लड़के क्या करेंगे, 107 लड़के क्या करेंगे, 105 लड़के क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लो 12 लड़के क्या करेंगे, यहाँ पर में देख लो यहाँ 50 क्या करेंगे, यहाँ पर में भी देख लो तुम वहाँ 21 लड़कियों का टेंशन ले रहे हो, ठीक है। वो कर लेंगे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, लड़को अपना टेंशन लो तुम, ठीक है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। गोपालगंज की कई सारी लड़कियां जो है वो पढ़ लिख कर आगे निकल गई है। लड़कियां कम है सर, जल्दी से शादी कर लीजिएगा। अरे तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा तो दुनिया में लड़कियां विलुप्त होने वाली है, कुछ भी, ठीक है। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमा दिल्ली के लाल किले में कौन से साल हुआ था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमा दिल्ली के लाल किले में हुआ था, जल्दी बताइए कौन से साल में। देखिए आईएनए का मुकदमा इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस की, वो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में जापान की मदद से भारत के ऊपर में हमला किया था, ठीक है। तो नवंबर 1995 में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा लाल किले के अंदर में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और यहाँ पर में जो है 1945 में, नवंबर 1945 में मुकदमा चला था, ठीक है। और इसके अंदर में जो है फ्रेंड SN खान, PK सहगल, GS ढिल्लो, ये 3 बड़े अधिकारी थे जिनके ऊपर में मुकदमा चलाया गया, ठीक है। दूसरा मुकदमा अब्दुल रशीद, शिंगारा सिंह, फतेह खान, कैप्टन मुनव्वर खान, ठीक है। लाल किले से सटे भवन में उनको मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर में। तो लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था, नवंबर 1995 के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल किला शाहजहां के समय में बनवाया गया था। उसी में 1945 के अंदर में इंडियन नेशनल आर्मी के जो पकड़े गए अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर में स्थापित हो गया वो 1945 में। ये क्वेश्चन आया था लीक पेपर के अंदर में, लीक वाले पेपर में। चलिए 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। पावोक्रिस्टेटस को आमतौर पर ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, जल्दी बताइए। पिजेन, डॉग, पिकॉक, चिंपैंजी, बताओ। अब आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमारे भारत से रिलेटेड है ये, ठीक है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। ये याद रखना है। तो पिकॉक का साइंटिफिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि उसके अंदर में मैं आपके जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन हम लोग डाल देंगे। तो पावो क्रिस्टेटस जो है ये मोर का नाम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। मोर का नाम पावो क्रिस्टेटस है, साइंटिफिक नाम। नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो है, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है। फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। तो फाइकस बेंगालेसिस ये बरगद का नाम है। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम कई बार पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पावोक्रिस्टेटस मोर का, पिकॉक का, और मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का, ठीक है। भारत दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से अड़ी खड़ा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है, बताइए जल्दी से।
एक बार शेयर मार दो यार जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी क्वेश्चन करवाए जा सके। तो दिल्ली का जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? तो लौह स्तंभ आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो, ये इस तरीके से खड़ा है आप लोगों का, तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। इसके अंदर में जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते थे हम लोग, विक्रम आदित्य, उसका नाम यहाँ पर में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम, ठीक है, इसके ऊपर में अंकित है। ये गुप्ता काल का बताया जाता है। और कुतुब मीनार आज दिल्ली में आपको मिलेगा। ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि उसको बनाते समय इसके अंदर में फास्फोरस मिलाया गया था। मतलब उन लोगों को मेटलर्जी, धातु विज्ञान की जानकारी थी 1500 साल पहले भी। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास में आज ये आपका है, ठीक है। तो कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके समय काल का है ये। नाउ सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, किसके समय में सती प्रथा को दंडनीय और अवैध घोषित किया गया था? ठीक है, तुम्हारे चचा के लड़के लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है, 1829 के अंदर में। कानून नंबर कौन सा था? जल्दी से आपके दिमाग पे प्रेशर डालो और जल्दी बताओ कि कानून नंबर कौन सा था वो, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को जो है वो इलीगल किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और 1929 के अंदर में। तो आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, सती प्रथा को 1829 के अंदर में जो अवैध घोषित किया गया था, ठीक है, सती प्रथा को कौन से नंबर के कानून के तहत अवैध घोषित किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कौन से नंबर का कानून था ये आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है जी, बिल्कुल। एक्ट नंबर 17, 17वें नंबर का कानून था उस साल का वो, इसी वजह से उसको एक्ट नंबर 17 बोला जाता है, ठीक है। एक्ट नंबर, ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं उसको, एक्ट नंबर 17 ऐसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। अच्छा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, देखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इसके नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहां पर में स्थित है? ये आप लोगों का 69वीं बीपीएससी में आया था। देखिए, बोधिसत्व का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, फिर भी वो दुनिया में रहकर लोगों को ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। तो बोधिसत्व, वो चाहता तो अकेले रहकर अपनी जिंदगी मस्त पैकी जी सकता था, लेकिन फिर भी वो समाज की सेवा कर रहा है, तो बोधिसत्व, ठीक है। और पद्मपाणि जो है, पद्मपाणि मतलब कमल का फूल धारण किए हुए। तो ये ना एक काल्पनिक चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि का। ये आप लोगों को अजंता की गुफा के अंदर में मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र का जो संभाजी नगर जिला है, पहले उसको औरंगाबाद बोलते थे। 2 औरंगाबाद थे पहले भारत के अंदर में, एक बिहार के अंदर में और एक महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो पद्मपाणि की पेंटिंग है, ये देखिए यहाँ पर में ये है, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेंगी अजंता के अंदर में, अजंता में, ओके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये 69वीं बीपीएससी में आया, तो हो सकता है डायरेक्टली टीआरई में पूछ ले या 70वीं बीपीएससी में रिपीट कर ले आपसे, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ ब्लैंक निकाय को संसद कहा जाता है। संसद किसको कहा जाता है भारत के संविधान के अनुसार? भारत के संविधान के अनुसार जो है फ्रेंड्स, संसद कहा जाता है हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच को। लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब होता है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, ऐसी हमारी ब्रांच जो कि कानून बनाती है। तो कानून बनाने वाली संस्था, विधायी ब्रांच जो है हमारी, उसको संसद बोलते हैं। सिंपल सी बात है। जो हमारी न्याय करती है उसको न्यायपालिका या न्यायिक ब्रांच कहते हैं। जो कानूनों को लागू करती है, ठीक है, कानून को लागू करने वाली जो ब्रांच है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, कार्यकारिणी। सिंपल। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के सरकार के राज्य के 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका को हमारे भारत में संसद कहते हैं। कार्यपालिका या कार्यकारिणी जो भी जिसकी सरकार है, ठीक है, जो कानून लागू करेंगी, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करेंगी, न्यायपालिका ध्यान रखेगी। सिंपल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 के अंदर में आप लोगों का संसद के बारे में जानकारी दी गई है। वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से वेदांता कॉलेज, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग, आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए, वेदांता कॉलेज जो है फ्रेंड्स आपका 1825 में बना था, 1825 के अंदर में, ठीक है, 1825 में, ठीक है। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में, ठीक है। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 के अंदर में, ठीक है।
आंसर करते जाएंगे कमेंट के अंदर में सभी के सभी बच्चे। और आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी काफी सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, ठीक है, इस वीडियो के नीचे में आप लोग जाओगे, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपके वीडियो के नीचे में ही, डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको यहाँ पर में फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म, ठीक है, टू बीपीएससी टीआरई 4.40 का फॉर्म, यहाँ पर में टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। अगर 4.0 का कोर्स आपने लेना है तो इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आप, लिंक ट्री के ऊपर में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर में खुल जाएगा, ठीक है। आपका 60% ऑफ का आज जो है फ्रेंड्स लास्ट डे है, तो उसके ऊपर में क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, इसके ऊपर में आप लोग करिए यहाँ पर में, ठीक है। ये आपका जनरल स्टडीज का कोर्स खुल गया है, ठीक है। इसको फिल कर दीजिए, पेमेंट करिए, आपका जो है कोर्स ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल सा तरीका है ये, ठीक है, इतना सिंपल। चलिए, तो वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, कौन से साल में की थी आप लोग बता देंगे जल्दी से, ठीक है। रतन टाटा को किन प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था एक बार कि जीते जी इन व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। कितने लोगों को याद है जब मैंने वो आप लोगों को बोला था, जब वो जिंदा थे उस समय में मैंने कहा था कि भारत रत्न उनको नहीं दिया गया, और फाइनली फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हो गई, तब तक भी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित तो नहीं किया गया इनको, ठीक है। अब जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। लेकिन क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नहीं। कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। एक टीचिंग परीक्षा ने एक इमेज डाली थी आप लोगों के लिए कम्युनिटी में, ठीक है। 2000 में पद्म भूषण से, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2010 के अंदर में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने रतन टाटा को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, लेकिन भारत सरकार ने इनकी जो है वो नहीं ली, और भारत सरकार ने इनको सम्मानित नहीं किया भारत रत्न से। कितनी बुरी बात है ना फ्रेंड। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में पहले केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, ठीक है, आपकी तो 6 शास्त्रीय भाषा थी। अब जो है टोटल मिला के आप लोगों की 11 क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषाएं हो गई है, ठीक है। तो अभी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, मराठी, पाली, बंगाली, ठीक है, प्राकृत, असमिया, ठीक है, इनको भी दर्जा दिया गया है। तो टोटल जो है वो 6 हो, मतलब 6 और 5 11 हो गई है। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। देखो, सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका दर्जा दिया गया था तमिल भाषा को। कौन से साल में बताओ जल्दी से, ये कौन सा साल है? सबसे पहली भाषा कौन सी थी जो जिसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? अरे जल्दी बताओ, कौन सी भाषा थी जिसको सबसे पहले क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक है, 2004 में तमिल भाषा को, ठीक है। फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को दिया गया था 2014 में। अभी जो है फ्रेंड 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इनको भी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो अब टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो ये जो नई भाषाओं को जोड़ा गया है, जल्दी से इनके नाम लिख देंगे कमेंट के अंदर में आप सभी लोग, ठीक है। 1685 लाइक्स भी हो गए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान भी देते रहिए सभी लोग। और आज 7 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे। उस सेशन के ऊपर में जाना है आप लोगों ने, इस सेशन के बाद में वहां लाइक करके नोटिफाई मी का बटन भी दबा के रख देना है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, कौन सी मलयालम फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसका निर्देशन आनंद एकदर्शी ने किया था? ठीक है, तो आनंद एकर्षी ने किया था। अभी एक मूवी थी जिसको जो है आप लोगों का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, उसका नाम है आतम, ठीक है। अट्टम भी बोला जाता है इसको, ठीक है, आटम या अत्तम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये वो पिक्चर है, मलयालम फिल्म है आतम, जिसका निर्देशन आनंद एकर्षी ने किया है, और इसको राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आतम नाम की मूवी है, मलयालम भाषा की। मलयालम कौन से राज्य की भाषा है, जल्दी बताइए आप लोग। मलयालम कौन से राज्य की भाषा है, जल्दी बताइए, कौन से राज्य की भाषा है मलयालम? तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो विज्ञान भवन के अंदर में आयोजित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती जो है उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 का, 2024 में जाकर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, मलयालम फिल्म आतम को दिया गया है। मलयालम मतलब केरल की, ठीक है। चलिए, प्रोटीन अनुसंधान, ठीक है, हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर वर्क इन प्रोटीन रिसर्च, ठीक है।
प्रोटीन रिसर्च के लिए किसको दिया गया है, बताइए। देखिए प्रोटीन उन्होंने क्या किया, बेकरी से, ठीक है, जो है बेकरी से कुछ चीजें लेकर आई, उसको मिक्स कर दिया, और उसको जैसे ही उन्होंने खाया उनमें बहुत सारा प्रोटीन आ गया, ठीक है, और वो जंप करने लगे। तो केमिस्ट्री में प्रोटीन रिसर्च के लिए डेविड बेकर, डेमिस, ठीक है, हसाबिस और जॉन जंपर, ठीक है, ये मिक्स याद रख लेना, बेकरी से सामान लेकर आया, उसको मिक्स कर दिया, जैसे ही उसको खाया बहुत सारा प्रोटीन मिल गया, जंप करने लग गए, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रोटीन अनुसंधान के लिए दिया गया है, ठीक है, इन 3 व्यक्तियों को। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे कम वाला भी आप लोग बता देंगे मुझे, सबसे कम किसका है, सबसे अधिक किसका है, दोनों बता दीजिए। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है, तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का अगर आप लोगों ने डब्बा बनाया तो कितने लोग इसके अंदर में रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है फ्रेंड्स बिहार राज्य का है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा नन ऑफ दी अबो। और सबसे कम कहाँ का है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार राज्य, जहां पर में हर 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बिहार का जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बिहार में ये है, ठीक है, 1106। और सबसे कम की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का है आपका, अरुणाचल प्रदेश केवल 17 लोग, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, सबसे कम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक है, रबर का, तो कौन सा सबसे बड़ा रबर का प्रमुख उत्पादक है, ये भी बता देंगे जल्दी जल्दी से, फास्ट। तो रबर का सबसे प्रमुख उत्पादक है फ्रेंड्स केरला, ये याद रखना है, बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है रबर का। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भी केरला आंसर हो जाएगा आपका। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी उपलब्ध है। टीचिंग परीक्षा का जो पेड कोर्स है उसमें इमेज वाले सेक्शन में भी आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उपलब्ध करा दी गई है। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं आपके पास में सुनहरा मौका है, ठीक है। और जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर टीचिंग एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेगा, उसकी 50% फीस भी रिफंड हो जाएगी। अगर टॉप 100 में आते हो तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है एक अलग तरीके से जो है फेलिसिटेशन भी किया जाएगा। तो मेहनत करिए, आप लोगों को हम लोग कंटिन्यूअसली मोटिवेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि टॉप 100 के अंदर में आप लोग जगह बना सके, और टॉप 500 के अंदर में टीचिंग परीक्षा का कब्जा होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय मान्यताओं में से यह एक थी कि जीत उनकी होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी की जीत होगी, ऐसा मानना था बिहार में लोगों का मानना था, गांधी जी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, गांधी जी का साथ दो। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है वो धर्म के प्रतीक है, और ऐसा माना, आपको पता ही हमारी लोक जो गाथाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर में यही माना जाता है जो धर्म का साथ देगा वही सही रहेगा। तो धर्म के प्रतीक के रूप में इनको माना जाता था। ये आपका 2015 के पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो धर्म के प्रतीक है गांधी जी, इसी वजह से गांधी जी की जीत होंगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपका, ठीक है, आगे में भी पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर कौन से दो जो है महासागरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट है पनामा कैनल, ठीक है। पनामा कैनल का किसको किसको जोड़ती है ये बताएंगे जल्दी से आप लोग। तो पनामा कैनल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पनामा कैनल, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर में साउथ अमेरिका है, तो उसके बीच में है, यहाँ पर में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पर में पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, अटलांटिक और पैसिफिक। आंसर आप इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आप लोग, पनामा कैनल, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, उसके बीच में है पनामा कैनल, पनामा नहर, ओके, पनामा कैनल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, पनामा कैनल, ओके। अच्छा, ये अटलांटिक ओशियन को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड ओशियन भी बोला जाता है, ब्लाइंड ओशियन, ठीक है, वहां पर में बहुत सारा कोहरा वगैरह जो होता है उसके कारण, ठीक है। इसको अंध महासागर भी बोला जाता है, अंध महासागर, महासागर कभी आ जाए तो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिक्टर स्केल आया है ना ये क्वेश्चन आप लोगों का? देखो, एक होता है मरकरी स्केल और एक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। ठीक है, तो वैसे रिक्टर स्केल तो डायरेक्टली आप लोगों का हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, फूड वगैरह, फ्लड तो नहीं है, ठीक है, भूकंप का ही है। लेकिन मरकरी स्केल और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लीजिए आप लोग। रिक्टर स्केल जो है ये बताता है आपको कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है। और ये सिस्मोग्राफ की मदद से मापा जाता है इसको। वही इंटेंसिटी कितनी थी उसकी, वो मरकली स्केल से मापा जाता है। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी तीव्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? मरकली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, ये देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना धड़ाम धूम धूम गिर गई ये चीजें, ठीक है, बिल्डिंग गिर गई, ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ की मदद से, ठीक है। 18वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है, प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र था कौन सा? नॉलेज कैप्सूल का, आज भी आप लोगों की नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास होने वाली है, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की आपकी। तो नॉलेज कैप्सूल की क्लास होने वाली है आप सभी लोगों की, जितने भी बच्चे हैं याद रखिएगा, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, 9:30 के पहले जुड़ जाइए आप सभी के सभी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, ताकि आप लोग भी आज का नॉलेज कैप्सूल ज्वाइन कर सके। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश है, वो किसके लिए उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो ढाका था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ईस्टर्न बंगाल जो अब बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है, ढाका था, वहां का जो मलमल है वो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, मलमल, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, याद है ना आपको, कपड़ा, और जामदनी, इसके लिए फेमस था, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्पेशली मलमल के लिए। तो ढाका का मलमल बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, वस्त्र निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र था ढाका, ठीक है, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा था, उसने गुप्ता शासक, कौन से गुप्ता शासक के पास में अपने कुछ लोगों को भेजा था कि हमें परमिशन दे दीजिए, हमें बोध गया के अंदर में एक मंदिर बनाना है, ठीक है, गया में या बोध गया में मंदिर बनाना है। 69th बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। हो सकता है क्वेश्चन कभी भी रिपीट होकर आ जाए। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो समुद्रगुप्त जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनके समय की बात है, ये समुद्रगुप्त के समय काल के अंदर में भेजा गया था। तो चाइनीज सोर्सेस के अनुसार, अच्छा ये अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन राजा कौन था श्रीलंका का? एक बार लिख दो बोला श्रीलंका का वो राजा का नाम, श्रीलंका के उस राजा का नाम भी लिख दीजिए आप सभी के सभी लोग जिसके बारे में यहाँ पर मैं बात हो रही है, ठीक है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के समय में भेजा था, समुद्रगुप्त ने परमिशन दे दी थी, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है फ्रेंड्स, इसको कविराज भी कहा जाता है। कौन सा शासक है जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा, ठीक है, वीणा बजाते हुए कौन सा गुप्ता शासक है जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों के ऊपर में? तो भी आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा पानी ग्लेशियर भारत के किस राज्य के अंदर में है? लिखा पानी ग्लेशियर, लिखा पानी, जी, आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड की थी मैंने, ठीक है, जिसके अंदर में अलग अलग जो ग्लेशियर है उनकी लिस्ट थी आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है लिखा पानी पास, और यहीं पर लिखा पानी ग्लेशियर भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो लिखा पानी जो है आप लोगों का ग्लेशियर कहाँ पर में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में पिंडारी आपसे पूछा जा सकता है, पिंडर नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में है, ठीक है। आपसे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर में पूछा जा सकता है? लद्दाख में है, नुब्रा नदी निकलती है, ठीक है, ये याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बाल्टोरो, ठीक है, शिगार नदी वहां से निकलती है, लद्दाख के अंदर में है बाल्टोरो। तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आपके, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। एक बार में अगर याद हो गया होता तो हर कोई बच्चा कर लेता, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत करने वाले बच्चे हैं आप लोग जो है ना, जो देख रहे हो यहाँ पर में, ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपने आप को जो है और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपना बेहतर वर्जन बन रहे हो, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना 1931 के सेशन को। उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी जो है अपने चरम के ऊपर में थे, चरम पे थे मतलब अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पे पहुंच गए थे। बताइए, पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी, एक समय होता है ना जब सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है इंसान, अपने जिंदगी के सबसे पॉपुलैरिटी वाले शिखर के ऊपर में पहुंच जाता है,
ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रियंका जीतू जी आप दे सकते हो, सेम पोस्ट के ऊपर में टीआरई 4, अपने टीआरई 3 क्लियर कर लिया है, आप टीआरई 4 के अंदर में फिर से सेम पोस्ट पे भर सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है। महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज पिनेकल, लेकिन देना क्यों है आपने ये भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने कि 1931 जो है महात्मा गांधी का सबसे जो है वो मतलब पॉपुलैरिटी वाला साल था, 1931 का साल, कराची सेशन में। इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे 1931 के सेशन के। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, आईआईसीसी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है। इसका गठन कब किया गया, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों का 1920 में किया गया था, ताकि भारतीय व्यापारी अपना जो है क्या कर सके, ठीक है, अपना हित सुरक्षित रख सके। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया था, आप लोग देख सकते हो, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है, ये बनी थी। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन किया गया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने ये संस्थाओं को बनाने में अपनी सहायता दी थी। ठीक है। तो ये याद रखना, आप लोगों ने 1920 के अंदर में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फिक्की, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, ये बना था। ठीक है। भारतीय संविधान के ब्लैंक खंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अभी अभी भारत के जो है फ्रेंड्स आपके ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के जो है, ठीक है, 51st नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना। ठीक है। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है, मतलब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके खंड 2 के अनुसार ये नियुक्ति होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1875 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी से एक बार दबा के सभी बच्चे जो है फ्रेंड्स सेशन को शेयर भी कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे हर कोई बच्चा। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत जो है फ्रेंड्स ये किया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखिए, ये ओरिजिनल वो लेटर है, ठीक है, अपॉइंटमेंट डिवीजन की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है। उन्होंने बोला है कि राष्ट्रपति अपने आर्टिकल नंबर 124 के खंड 2 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना को, ठीक है, 11 नवंबर 2024 से भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, ये आदेश जारी किया भारत सरकार का, ओरिजिनल आदेश है ये। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 124 का खंड 2 ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेक्षित धन विधेयक लोकसभा में वापस आना आवश्यक है। कितने दिन के अंदर में लोकसभा में वापस आ जाना चाहिए। देखिए, मनी बिल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, मनी बिल का आर्टिकल क्या है, मनी बिल कहाँ पर में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें। तो धन विधेयक की बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है इसके बारे में। ठीक है। और इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, फिर राज्यसभा में भेजते हैं और 14 दिन की मोहलत देते हैं, 14 डेज में वापस करना होता है। तो आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन 14 डेज दिया ही नहीं कहीं भी, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव, ई इज द करेक्ट आंसर। कितना दिन होना चाहिए था वो कमेंट में आप लोग लिख देंगे, कितना दिन के अंदर में वापस करना है। ये क्वेश्चन सुपर यूपी सुपर डेट में, बिहार के कई सारे एग्जाम में, केवीएस के अंदर में, DSSS में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला। ठीक है। वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। नाउ आपको बताना है, बाबा ठाकुरदास ने बिहार के किस जिले में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी भी इसको कहा जाता है। आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर आप लोगों से बोला जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 के अंदर में। ठीक है। वही बात अगर आपसे बोला जाए कि भाई कहाँ पर में बाबा जो ठाकुरदास जी है उन्होंने की थी, तो पटना के अंदर में की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने।
ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी या रामकृष्ण सोसाइटी इसको कहा जाता है। बाबा ठाकुरदास जी ने की थी, किसने की थी ये भी बन सकता है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में किसने की थी, तो एक नंबर यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, बाबा ठाकुरदास जी ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नाउ सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। देखिए क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को आपको पता है कि कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, 1939 में, और उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नागपुर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो कौन थे जो इंडियन नेशनल आर्मी से भी जुड़े और फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद, कौन थे जो इनके साथ में जुड़े थे? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, शीलभद्र याजी थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी में भी जुड़ गए थे, शीलभद्र याजी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 16 में आ चुका है, बीपीएससी 2016 के अंदर में, हो सकता है कभी भी रिपीट होकर आ जाए। ठीक है, शीलभद्र याजी, 1926 लाइक्स हो चुके हैं, एक बार दबा के जो है फ्रेंड लाइक कर देंगे 2000 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ना 50वें नंबर का क्वेश्चन, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा और कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? चलिए, ये भी आप लोगों का रिवीजन क्वेश्चन हो जाता है अच्छे से। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा जो है फ्रेंड्स बदलाव, बीपीएससी टीआरई के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, आज रात 7 बजे उसकी घोषणा होने वाली है। ठीक है, तो वो सेशन जो है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या करना है, उस सेशन के ऊपर में आप लोग चले जाइए। ठीक है, इस सेशन के बाद में, और उसको नोटिफाई मी का बटन, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं आज एग्जैक्ट 7 बजे आप लोगों के साथ में जो है फ्रेंड्स उसको शेयर करने वाला हूँ कि क्या बदलाव जो है वो होने वाला है, बीपीएससी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, द बिहार हेराल्ड की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो किसने की थी, तो गुरु प्रसाद सेन ने की थी 1875 के अंदर में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गुरु प्रसाद सेन, इन्होंने द बिहार हेराल्ड, बिहार का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ठीक है, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, 1875 के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये आप लोगों के हुए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे। ठीक है, ये क्वेश्चंस का जो है मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर में जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है ना, उस पर टेस्ट भी उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को, और इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ वगैरह वो पेड कोर्स के अंदर में मिल जाती है। तो जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, रिजल्ट के बाद में क्या होने वाला है, क्या सारी चीजें होंगी, पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो हर कोई बच्चा इस सेशन के बाद में 7 बजे का अलार्म लगा लीजिए, आप सभी लोग 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है आप लोगों ने। और आज 9:30 बजे आप लोगों की जो है फ्रेंड्स नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास भी है, तो जितने भी पेड स्टूडेंट्स है वो जुड़ जाएंगे 9:30 बजे। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टीचिंग परीक्षा को, वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि वो आज से अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं हम लोग 7 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, और आप लोग जाकर अभी उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे आप सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक जो जानकारी है वो सबसे फास्ट, सबसे सटीक तरीके से आप लोगों को मिल सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।